बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज के प्रोग्राम में हम एक एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे। ओवरऑल जो न्यूज़ रही है इस पूरे वीक में, जो बड़ी खबरें रही हैं, वज़ीर आज़म को -1 के हवाले से, फिर -3 का बयान शेख रशीद साहब ने दिया। वज़ीर आज़म को -1 आखिर कर कौन रहा है? ये हुकूमत बाहर जाती गेंदे क्यों खेलती है? वज़ीर आज़म को क्या ज़रूरत पेश आई कि असेंबली में बजट के मौके पर उन्होंने खुद -1 का जिक्र करना शुरू कर दिया? ऑपोजिशन की बात की जाए तो वो लग नहीं रहा कि हुकूमत को गिराना चाहती है, और ऐसा क्यों है? ऑपोजिशन हुकूमत पर जो नालायकी का इल्जाम लगाती है वो कितना दुरुस्त है, आज हम पूछेंगे। हमारे साथ जो तज्जियाकार मौजूद हैं प्रोग्राम में, और हुकूमती तर्जुमानों की जो एक फौज रखी हुई है वो आखिर करती क्या? अगर वो काउंटर नहीं कर सकते उस नैरेटिव को जो हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन बिल्ड कर रही है, तो वो किस काम के? और आखिरी बात ये कि ब्यूरोक्रेट्स की जो तवातुर से तब्दीलियां हो रही हैं, उनकी वजह क्या है आखिर? वजीर आजम साहब तो कहा करते थे, अब कल जो FBR चेयरमैन की तब्दीली हुई, वजीर आजम ये चौथे FBR चेयरमैन है जिनको तब्दील किया गया। नौशीन जावेद की जगह जावेद गनी साहब को अपॉइंट किया गया। रीज़न बताई गई कि चूंकि वो कस्टम से बिलोंग करते हैं, इस वजह से वो कस्टम से बेहतर ज़रा रिकवरीज हो पाएंगी। लेकिन उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब जितनी दफ़ा तब्दील हुए, IG पंजाब जितनी दफ़ा तब्दील हुए, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जितनी दफ़ा तब्दील हुए, ये तमाम मामला, तमाम माजरा है क्या? आपके साथ अपने गेस्ट पैनल का तारुफ करवाता जाऊं। हमारे साथ असद खरल साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। आपने वक्त दिया साथ, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ रहमान अजहर साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच रहमान भाई आपके वक्त का। नदीम रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके भी वक्त का। आपसे आगाज़ करूंगा नदीम साहब, आपका क्या ख्याल है, ये वजीर आजम को माइनस कौन करने जा रहा है? ऑपोजिशन इस तरह की बातें हमेशा करती रहती है, वजीर आजम को आखिर जरूरत क्या थी बजट के मौके पर खास तौर पर इस तरह का बयान, ये बाहर जाती हुई बॉल को खेलने की? देखिए, जो सूरत हाल जो जिस तरह की चल रही है पाकिस्तान में, मुस्तकिल बुनियादों पर जो भी बहरान पहले शुरू में थे पाकिस्तान के अंदर, ये गवर्नमेंट आई थी उन बहरानों को ख़त्म करने। लेकिन जिन इदारों में सकत थी, जो उठ सकते थे, जो आगे बढ़ सकते थे, जिनमें तरक्की हो सकती थी, वो भी इदारे बैठ गए हैं, और जो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे थे वो भी बहरानों का शिकार हो गए हैं। तो ये सवा दो साल के बाद ये सूरत हाल आई है। अदरवाइज जब माजी की अगर हुकूमत देखें हम, वो नवाज़ शरीफ का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो, तो उसमें शुरू के 2 महीने के बाद ही ये -1 का फार्मूला लागू कर दिया जाता था। वो हमेशा से -1 आता था, लेकिन इस दफ़ा तो -1, 2, 3 एंड फिर 4 तक की भी बातें शुरू हो गई हैं। बात यह है कि जो चीज़ें करने की थी जब वो नहीं की गई, तो कोई ना कोई तो होता है जो खला फिल किया करता है। यहाँ जो सूरत हाल है उस तरह से ये आगे चीज़ें बढ़ा नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी, या उसको ना तजर्बाकारी आप कहेंगे कि जो प्लान्स थे उसके ऊपर एक भी चीज़ के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है। तो ये बातें जो चल रही थी, बुनियादी तौर पे जो अवाम जिस तरह से पिस रहे हैं, जो उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये -1 और -3 का ये जो गुज़श्ता रोज़ फार्मूला आया है, वो इसीलिए आया। अगर आप देखें मुस्तकिल बुनियादों पर जो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें चल रही हैं कि करप्शन से पाक मुआशरा करेंगे, एहतसाब होगा, ये तो आपने कंटेनर पे भी सुनते हुए आ रहे थे। और 2 साल के जितनी भी अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं और खिताब उठाएं, उसमें सारे यही नाले थे। और लेकिन जो पिस रहे हैं वो अवाम है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा। अगर देखें, अगर काम सारा स्मूथ चलता रहेगा, आगे भी तो डेड एंड ही है सर। नहीं वो तो हो ही नहीं सकता। -1 अभी कौन आएगा इस वक्त, वो एक अलग बात है। -1 के ऑप्शन, जैसे इमरान खान ने कहा, ऑप्शन कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर दफ़ा ऑप्शन मौजूद होते हैं, इनसे बढ़ के और भी अपने आप को पेश कर देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस बहरान में हुमा अपने सर कौन सजाएगा? क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, ना पीछे है ना आगे है। जो इमदाद आ रही थे कोविड-19 के लिए भी, उसको भी आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ये लाई गई सामने कि -1 फार्मूला, ताकि अवाम को इसमें उलझाया जाए। देखिए, कहीं नहीं जाना, ये 5 साल इन्होंने पूरे करने हैं और इसके अलावा कोई इसके चारा नहीं है। क्योंकि लाएंगे किसको? आएगा कौन? पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों ने मना कर दिया। अगर करना है तो इन हाउस कुछ किया जाए। जो इन हाउस की बातें हो रही थी, वो फवाद चौधरी ने एक बॉल से 2 विकेटें गिरा दी जो उम्मीदवार थे। अब एक और चीज़ आ रही है कि तीसरे भी उम्मीदवार को तैयार किया जा रहा है लाहौर से, लेकिन वो फिलहाल इस तरह की चीज़ें नहीं है। ये अभी भी आगे इसी तरह से चलेंगी। बुनियादी तौर पे जो अपोजिशन जो है वो भी अपना किरदार उस तरह से अदा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल का
सामना करना पड़ा है। अगर अपोजिशन जो है वो दुरसमत में चल रही होती, तनकीद बराए तनकीद के बजाय वो इस्लाहाती पहलू लेके आती, बजट का जिस तरह से वो था, बजट अपोजिशन ने कहा कि बजट हम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे, हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन देखें बजट भी हुआ, जैसे वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ था, जैसे चेयरमैन सेनेट का हुआ था, जैसे स्पीकर असम्बली का हुआ था, वो इसी तरह बजट भी हो गया। आगे भी सारी चीज़ें इसी तरह की चलती रहेंगी और फिर एक और कोई नया फार्मूला आ जाएगा और ये मामलात इसी तरह चलेंगे, अवाम जो है वो इसी तरह पिसते रहेंगे, महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी, उसकी जानिब कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि अब जो स्लोगन था करप्शन वाला, जहांगीर तरीन वो ऑलरेडी जा चुके हैं यहाँ से, तो फिर कौन सी बात हो रही है? तो इसीलिए ये सारे इस्लाहात जो है वो मुतारिफ कराई जा रही हैं ताकि अवाम इसमें उलझ जाए। जो बाकी जो बैक एंड पे काम हो रहा है, जो माफियाज जो एक्टिव हैं, वो अपना काम अपने दुरुस्त समत में वो करती रहे। नदीम साहब, खरल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ रोज पहले कह रहे थे कि इमरान खान से बात नहीं हो सकती, कोई और बंदा इनकी पार्टी में से आ जाए तो शायद वो बात तो कर सके हमारे साथ, ये तो बात करके मुकर जाते हैं। एक इशारा ये दे रहे थे कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने अंदर से किसी और बंदे को नॉमिनेट करे, फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू वाली बात। आप समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, पीपल्स पार्टी या ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिश यानी नून लीग की ख्वाहिश के ऊपर तो वज़ीर-ए-आज़म तब्दील नहीं होगा, या उनके मुतालबे के ऊपर तो वो -1 नहीं हो जाएगा। तो मामला ये है कि PTI की हुकूमत है, इमरान खान उसके चेयरमैन है और PTI इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान तक ख़त्म हो जाती है। अगर इमरान को माइनस कर देते तो PTI ख़त्म हो जाती है। उसकी जमात की उनके अलावा कोई इतना कद काट का लीडर नहीं है जो इमरान खान का PTI का यानी बतौर चेयरमैन खिलाफ पूरा कर सके। दूसरी बात कि जो -1 की बात ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिस तरीके से, फिर -3 की बात आ गई। मैं ये कहता हूँ कि जब तक -2 करने की कोशिश नहीं की जाएगी उस वक्त तक -1 नहीं होगा। ये मैं एक और बड़ी आपको खबर दे रहा हूँ। ये आप बिलावल और शहबाज को आउट करके ये कह पता नहीं कौन सा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। -2 जब करने की कोशिश की जाएगी तो उस वक्त -1 हो जाएगा, उस वक्त तो -1 हो सकता है। उसके अलावा मुझे और कोई ऐसी ऑप्शन नज़र नहीं आती दूर दूर तक कि इमरान खान को इन हाउस तब्दीली के ज़रिए -1 कर दिया जाए या कोई और उसका कोई रास्ता है। हाँ, दूसरी बात जो नदीम रज़ा साहब ने की है कि नून लीग खुद कह चुकी है बारहा और पीपल्स पार्टी भी कि जनाब हम जो हैं अवेलेबल नहीं है। साद रफीक साहब का बयान आपने असम्बली में सुना कि उन्होंने कहा, ये तो कहते हैं ना कि चॉइस नहीं है, वो कहते हैं हम अवेलेबल नहीं है। मामला ये कि जो जिस हालात पे, जिस डगर पे, जिस दोराए पे इस वक्त मुल्क खड़ा है, कोई भी नहीं चाहेगा पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो कि इस क्राइसिस में आके वो आके हुकूमत की बागडोर संभालें और बाकी जो एक तो मजलूम बना दे इस हुकूमत को और दूसरा ये है वो कर भी कुछ ना सके। नून लीग भी ये चाहती है, उसके अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उसके पास अद्दी अक्सरियत भी नहीं है, दोनों पार्टियों के पास स्ट्रीट पावर भी नहीं है, लेकिन वो विलिंग भी नहीं है क्योंकि उनको पता, वो चाहते हैं कि ये हुकूमत पूरी तरह आवाम में एक्सपोज हो। जो इसकी हाइप थी, जो तीसरी कुव्वत थी, आवाम के पास इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले ताकि और इनकी नालायकियाँ नाहलियाँ सामने आएँ और इनके पास जब इलेक्शन आए तो आवाम में जाने के लिए, कुछ बताने के लिए कोई अपने साथ कोई ऐसा क्रेडिट ना हो जिसकी वजह से ये इलेक्शन में जाके तो आगे जाके कोई क्रेडिट ले सके। इस तरह पीपल्स पार्टी भी चाह रही है। मामला ये है कि अगर इन हाउस की बात की जाए, फिर उम्मीदवारों के नाम आए, असद उमर का नाम आ गया, शाह महमूद कुरैशी का नाम आ गया, परवेज़ खटक का नाम आ गया। मुझे ये बताएं, क्या कभी भी आप सोच शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के सामने मद्दे मुकाबल खड़े होने की पोजीशन में हैं? उनको तो अपना MPA नहीं होने दिया गया था। जो सूरत हाल आपको पता ही है, जिस तरीके से कितनी बड़ी लॉबीज वहां पे उनके कैंटी बैठी कोई हलाशेरी दे तो हो भी सकता है। असद उमर साहब जो है, उनके पास कितने MNA हैं जो इमरान को माइनस करके उनके साथ बैठ जाएं? परवेज़ खटक साहब के साथ कितने ऐसे MNA होंगे जो इमरान खान को छोड़ के उनके साथ बैठने के लिए तैयार होंगे? तो मैं समझता हूँ ये जो इमरान खान साहब एक दबंग आदमी है, उन्होंने खुद -1 की बात करके अपोजिशन की जो एक बेपरखियां थी उनको खामखा एक तकवीयत दी है। इसके अलावा -1, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना तो उनके पास अद्दी अक्सरियत है कि जिसके जरिए इन हाउस वो तब्दीली ला सके। दूसरी जो बात है कि मिड टर्म इलेक्शन जो है उसके वाले से भी कहते हैं जी कोरोना के बाद, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी पोस्ट जब तक कोरोना उस वक्त तक ये हुकूमत है, उसके बाद जनाब ये हुकूमत जो है ये हम चलने नहीं देंगे।
तो मामला ये है कि हर बंदा डील करके बैठा हुआ है। नवाज शरीफ साहब मजे से बाहर बैठे हुए हैं, मरियम साहब खामोशी से चिल मार रही हैं। का रोल क्या है? जरदारी साहब इस पे बात करते हैं। मैं रहमान भाई को मैंने जरा शामिल गुफ्तगू करना है। रहमान भाई, असद भाई जो बात कर रहे थे कि जब तक -2 नहीं होगा तब तक -1 नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स कोशिश की जाए, अगर कोशिश की जाए, मतलब इन्होंने रिवर्स कर दिया जो शेख रशीद साहब ने कल बात की थी। आप अग्री करते हैं इससे? आपका एनालिसिस क्या है इस पे? देखिए अकबर, ये तो रवायती बातें होती हैं जो ऑपोजिशन करती है, और मेरा ख्याल है ऑपोजिशन पहले दिन से ही माइनस इमरान खान की बात करी, इसमें कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन से अगले दिन इन्होंने कह दिया था, जब वजीर आजम बने थे इमरान खान, तो उसके फौरन बाद ही इन्होंने कह दिया था कि इमरान खान को वजीर आजम नहीं होना चाहिए और इमरान खान और मुल्क जो है वो नहीं चल सकते। तो मेरा ख्याल है ये तो रवायती बातें हैं। तशवीश तब होती है जब हुकूमत खुद ये बातें करना शुरू कर दे, और क्योंकि वजीर आजम ने खुद ये बात की है तो अब अपोजिशन भी इस पर बात कर रही है, इस पर टॉक शोज भी हो रहे हैं। और वजीर आजम ने ये बात क्यों की है, इस बारे में हमने कोई जरा पता करने की कोशिश की, तो मालूम ये हुआ क्योंकि ये काबीना के अंदर वजीर आजम के को करीबी जो कॉलीग्स थे उनके हवाले से बात हुई और वजीर आजम के सामने बात हुई। जब वो वज़राए आजम के कैंडिडेट्स का जो है वो जिक्र किया गया, तो उस वक्त वजीर आजम ने फिर ये पैगाम देना मुनासिब समझा, और उसके बाद वजीर आजम ने जो है वो फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है वो बात की। देखिए, सवाल वही है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं मेरे दोनों कॉलीग्स भी, कि मुतबादिल आपके पास क्या है। इतनी अच्छी ऑपोजिशन मेरा नहीं ख्याल कि किसी और हुकूमत को जो है वो मिल सकती है। आपने 2013 से 2018 तक देखा है इमरान खान की किस तरह की ऑपोजिशन थी। उससे पहले 2008 से 2013 तक मियां साहब जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर एहतजाज करके जो है वो बाहर निकले हुए थे। तो मेरा ख्याल है अगर आप पिछले 2 अदवार अकबर उठा के देखें तो ये शायद सबसे ज्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन जो है वो इमरान खान की हुकूमत को मिली है। अब ना तो लोग सड़कों पर हैं, ना ही जो है वो अपोजिशन की कोई तहरीक नजर आती है, तो फिर ये माइनस अगर करेगा तो कौन करेगा? ये दबाव जो है वो किसकी तरफ से है? दबाव जो है वो सिर्फ एक ही तरफ से हो सकता है, बल्कि 2 तरफ से। मैं 2 ऑप्शन दे देता हूँ। एक ये कि इमरान खान ने खुद सोच लिया कि भाई बस बहुत हो गई, अंदर से आवाज आ गई कि यार हम परफॉर्म नहीं कर रहे और अब जो है वो करना है। मगर दूसरी तरफ जिनकी तरफ से दबाव है वो आपको हमको जो है वो सबको मालूम है कि वहां से भी जो है वो हुकूमतों पर दबाव आता है परफॉर्मेंस का। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, वहां से कोई दबाव है कि नहीं? कल मैं हारून रशीद साहब को सुन रहा था, रहमान भाई बड़े वेल कनेक्टेड हैं वो, तो वो कहने लगे कि आला अस्करी क़यादत ने फोन कर, उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे ही कहा, और उन्होंने फोन करके इमरान खान साहब को कहा कि आप क्यों -1 की बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं। ये अस्करी क़यादत का जिक्र आप कर रहे हैं, मगर ये कि दबाव हर हुकूमत पर होता है, और मेरा ख्याल है वक्त जो जैसे जैसे जो है वो गुजर रहा है वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाएगा। ये काबीना के इजलास के अंदर ये फवाद चौधरी ने जब 6 महीने वाली बात की थी, तो उसके बाद कहीं ये बात निकली थी कि ये 6 महीने की आखिर क्या बात है, या 6 महीने की जो है वो बात क्यों की जा रही है। तो पता ये चला कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस हवाले से परेशान जरूर हैं। उनकी तशवीश जरूर है कि जो वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि उन्होंने अब अपने जो वज़रा हैं, जो मुशीर हैं, उनको महीनों में जो है वो टाइम देना शुरू कर दिया है, और उन्होंने जो है वो ये 6 महीने की जो है वो बात जो है वो उन्होंने की थी। और एक आखिरी बात मैं जरा कर दूं, ठीक है, ऑप्शंस जो है वो आ जाती हैं। असद खरल साहब मेरे सीनियर है, मगर बड़ी माजरत के साथ मैं थोड़ा सा जरा उनसे इख्तलाफ, अगर उनकी इजाजत हो तो यहाँ तक जरूर करूंगा कि शाहिद खाकान अब्बासी के साथ कोई वोट नहीं थे, मगर फिर शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो मियां नवाज शरीफ की मुतबादिल ऑप्शन बने। यूसुफ रजा गिलानी या राजा परवेज अशरफ के साथ भी जो है वो कोई वोट नहीं थे। पीपल्स पार्टी का कोई अगर वैसे होता तो ना खड़ा होता उनके साथ, मगर फिर हमने देखा कि वो भी जो है वो खड़े हो गए। तो ये मुतबादिल जो है ये पाकिस्तान की सियासत है, और ये बड़ी जो है वो खौफनाक भी है और बड़ी दिलचस्प भी सियासत है। तो इसके अंदर मुतबादिल जो है वो हमेशा आपके लेफ्ट राइट जो है वो मौजूद रहते हैं, सिर्फ उनको दरियाफ्त करने की देर होती है। वो मौका मैं जाती तौर पर समझता हूँ वो मौका भी नहीं आया। अच्छा रहमान भाई, इज देयर अ होप अगेंस्ट होप? अब नदीम रजा साहब जो बात कर रहे थे, असद खरल साहब जो बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, और जो 6 महीने की आपने बात की, कैबिनेट में बात हुई, वजीर आजम ने वक्त दिया अपने वज़रा को, आगे कोई उम्मीद आपको नजर आती है कि हालात ये जो गिर रहे हैं इनको संभाल लिया जाएगा और बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से चलाने में कामयाब हो जाएंगे? इस बहरान से, इस बहरान से तो नहीं, ये जितने सारे बहरान इकट्ठे चले हुए इनसे निकल सकती है हुकूमत?
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकबर जो बुनियादी मसला है ना, वो इनकी मैनेजमेंट का मसला है। ये को पटारी खोल तो लेते हैं, लेकिन इनको फिर समझ नहीं आती कि फिर इसको जो है वो बंद कैसे करना है। और यही चीज हमने आटा बहरान, चीनी बहरान, पेट्रोल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, महंगाई हो, बिजली का मामला हो, तो इन सब में हमने जो है वो देखी है। अब यहाँ पर जो है वो इनको परफॉर्म करने की या चीजों को संभालने की जरूरत है। देखिए, वजीर आजम खुद हर जगह जाकर जो है वो नहीं बैठ सकता और ना देख सकता है कि क्या हो रहा है, अब माइक्रो मैनेज नहीं कर सकता, टीम ने नीचे काम करना होता है। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम इमरान खान जो है वो अभी तक अपनी टीम के हवाले से जो है वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी या मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे तो फिर ये ज्यादा अरसा इस तरह से नहीं चल सकते। हमने ये देखा है कि फिर मामलात को उस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता अगर चीजें बेहतर होने की बजाय जो है वो अबतरी की तरफ हो। तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर जो है वो तब्दीली के वाज़े इशारे जो है वो आपको भी नजर आना शुरू हो जाएंगे और बाकी लोगों को भी। नदीम साहब, ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से है कि जो लोग उन्होंने की पोस्ट पे अपॉइंट किए हुए हैं उनके नीचे बहरान क्रिएट हो जाता है, एक सेक्टर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और वो तवातुर के साथ होते चले जा रहे हैं। या फिर वजीर आजम जो रहमान भाई बात कर रहे थे, माइक्रो मैनेज तो वो नहीं कर सकते, वो टीम नहीं आगे देखना होता है, तो या फिर टीम नाअहल है। देखें, जैसे पहले बात कर रहे थे, रहमान कह रहे थे कि 6 माह की बात हुई है काबीने के इजलास में। मैं थोड़ा सा पहले लेके जाता हूँ, फेब के महीने में चौधरी शुजात ने कहा था कि 3 माह के बाद ऐसे हालात होंगे कि वजारत उज़्मा का ताज लेके पीछे होंगे और कोई पहनने वाला नहीं होगा। तो वो 3 माह कहे थे और इन्होंने 6 माह कहे। तो समझें एक ही तरह के उनको पता होगा, वज़ीर सियासतदान हैं और जहाँ से उनके ताल्लुकात हैं और जिनकी वजह से वो आगे हैं और जिस तरह से इत्तेहाद करते हैं वो, तो ये सबको मालूम है उनके किस लिए उन्होंने ये फोर्स ही कर दिया था पहले ही। और रही बात कि इनकी इनकम्पिटेंसी की, जो लोगों को लगाया गया है, यहाँ पे मैं किस तरह इस्तेमाल करूँगा कि ब्रीफकेस माफिया, कि ये ब्रीफकेस माफिया के तौर पे जो लोग सामने आए हैं, जो जिन्होंने तहरीक इंसाफ में इलेक्शन पे कैंपेन चलाई थी, जो इनके शुरू में थे, जो जिनके ग्राउंड रूट्स के ऊपर अच्छे खासे यानी कदम जमे हुए थे, वो इलेक्शन के बाद सारे अगर आप देखें बेशतर उसमें से पीछे हो गए हैं। उसके बाद जितने काबीना के साथ आ गए, मुशीर आ गए और एडवाइज़र और सारे जो मुशावरत के कौंसिल के अंदर शामिल हो रहे हैं सारे लोग, ये सब ब्रीफकेस वाले हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। उनका कोई भी कुछ भी चीज़ पाकिस्तान में स्टेक नहीं है। आप जितने इदारे आप देख लें, क्या आपके पास कोई भी नहीं है? आपके पास कोई वज़ीर सेहत भी नहीं है आपके पास कि अब वो भी आपने अपने पास रखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर यहीं के लोग होंगे जो आवाम के वोटों से मुंतखब आए हैं तो उनको एहसास भी होगा उन्हें दोबारा अपने हलके में जाना है। अच्छा, जितने लोग हैं जो पॉलिसियां बना रहे हैं, ख्वाह वो स्टेट बैंक से लेके काबीना के इर्द गिर्द, तो मैं ये कहूँगा कि जो ब्रीफकेस माफिया है उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसकी वजह से वो अपने मफादात उन्होंने मुकद्दम रखे हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम आवाम के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, लेकिन सारा कसूर तो वजारत उज़्मा का है। जो वज़ीर आज़म है वो जिम्मेदार हैं, वो लीड कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है। अगर वो भी यूँ कहें कि माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ये माफिया कौन है, तो आम आदमी भी यही कहता है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आवाम के लिए पॉलिसियां बनाएं। आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म बेबस, तो इसी से सब चीजें लग रही है ना। जिम्मेदार वो हैं, जो भी कोई इदारा चला रहा होता है उसके नीचे कुछ भी हो रहा हो, अच्छा हो तब भी उसको क्रेडिट जाता है, अगर बुरा हो तब भी उनके ऊपर आती है बात। तो यहाँ जो सूरत हाल है लैक ऑफ प्लानिंग का है और गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ग्राउंड पे वो नज़र नहीं आ रही है। क्यों? जितने लोग आए हैं वो उन्हें नहीं मालूम कि लाहौर के क्या हालात हैं, लाहौर के मज़ाफ़ात में क्या हो रहा है, कराची के जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ क्या है, जो KPK में जो कबाई इलाकों जम किया गया उनसे क्या कमिटमेंट की गई थी, उनको कितना बजट देना था, उन्हें कोई सरोकार नहीं है। सरोकार हाँ उन्हें होगा जो अवाम के वोटों से आए हैं, उनके बाद क्या होगा। तो यही वजह है ये इस्तिलाह लेकर आए हैं -1 और ये -3 की दोबारा आए शेख रशीद साहब जो सेहतियाब होकर आए हैं, क्योंकि उनका भी यही बात है कि वो जो बातें हैं ज़रा सी बातें होती हैं उसको बढ़ा चढ़ा के वो पेश कर देते हैं। गो के जो उनकी मिनिस्ट्री है, यहाँ पे मसला ये है जो जिसका काम है वो अपना काम
काम नहीं कर रहा, वो दूसरों के कामों में मदाखलत कर रहा है, वो चढ़ती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करता है। जितनी हम भी बातें कर रहे हैं और जो लग भी रहा है नदीम साहब, ये ऑपोजिशन पहले दिन से, जिस दिन काम भी इन्होंने स्टार्ट नहीं था किया, वो तब से इनको नाअहल कह रहे थे और वो ये बयानियां बेचने में इनके खिलाफ बड़े आसानी से कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने एक वो 36 तर्जुमान पंजाब में रखे हुए हैं, 40 विफाक में रखे हुए हैं, वो करते क्या है, ये एक पूरी फौज यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी तो काउंटर कर सकते हैं उसको। कुछ तो इन्होंने भी किया होगा कि बिल्कुल ही इस काम के नहीं। मैंने वही कहा ना, ये सारे इंपोर्टेड लोग हैं, सारे ये ब्रीफ केस के साथ आए हैं, ब्रीफ केस के साथ ही चले जाएंगे। मैं इसकी मिसाल दूं, अफगानिस्तान में भी कुछ इसी तरह से हुआ था। खरल साहब का ओपिनियन लेना चाह रहा हूं क्योंकि ब्रेक करीब आ रही है। खरल साहब, इस पे आपका ओपिनियन क्या है? ये देखिए, ये तो हकीकत है कि ब्रीफ केस माफिया तो है। कार्टलाइजेशन जो इमरान खान साहब, ये बदकिस्मती की बात है कि वो वजीर आजम है, बाइख्तियार हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला एतराफ करते हैं कि ये कार्टलाइजेशन है। वो ये भी कहते हैं कि चीनी के जो इंक्वायरी हुई उसके अंदर यहाँ तक जो 2 बुक्स लिखी थी, एक में ये भी लिखा था कि केन कमीशनर को इतने जाने हैं, साबिती कमीशन के नाम पे इतने जा रहे हैं, FBI वालों को इतने पैसे दे रही हैं। मुझे ये हैरान कुन बात है कि इमरान खान साहब अब तक कितने वो केन कमिश्नर जो हैं उनको पकड़वा सके हैं, कितने वो मसाबती कमीशन के लोग हैं उनको वो गिरफ्तार करा सके हैं, कितने वो FBI के लोग हैं उनको गिरफ्तार करवा सके हैं। क्या एक भी शुगर माफिया के रुकन के खिलाफ आपने को अभी तक कार्रवाई की है? साथ आपने और इदारों को टास्क दे दिया, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बाहर चले गए, और आवाम को आपने 70 रुपए चीनी जो 60 रुपए होनी चाहिए थी वो 85 रुपए से कम नहीं आई। IPP की रिपोर्ट आपने करवाई, उन्होंने 1000 अरब की चोरियों की निशानदेही की और ओवरऑल उनका 5000 अरब तक ये मामला फैला हुआ है। आपने IPP के हवाले से कंप्रोमाइज हुए, किसने रोका, किसने उसके खिलाफ एक्शन लेने से आपको रोका? वो रिपोर्ट दब गई। कर्जा कमीशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, गंदम स्कैंडल के हवाले से पहली दफा पाकिस्तान तारीख में अब 1300 रुपए गंदम थी, अब जनाब वो 1800 से 2000 तक पहुंची हुई है। आटे की कीमत कितने गुना खान साहब तो NRO का बहुत दफा जिक्र करते हैं, वो NRO सुप्रीम कोर्ट से कलअदम हो चुका है, जजेस के नाम है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, वो कुछ नहीं कर सके खान साहब अभी तक। एक ब्रेक लेनी है खरल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ब्रेक लेनी है। 1 रुपया आप रिकवर नहीं कर सके, सारे बड़े बड़े मुलजम बाहर आजाद बैठे हैं, तो कौन सा आपका अब तक जो आपकी बात है, जो स्टेटमेंट है, या आपका मौकफ है, या जो आपका अच्छा वो तब्दीली की बात करते थे खान साहब, वो जो कहते थे कि मैंने तब्दीली लेके आनी है, वो तो निजाम में तब्दीली लेके आनी थी, लेकिन यहाँ पर तब्दीली हमें ब्यूरोक्रेट्स तब्दील होते नजर आ रहे हैं बड़े तवातुर के साथ। इसकी क्या वजह है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो वादा किया था तब्दीली का, वो निज़ाम में तब्दीली का वादा था, कोई इस्लाहात, कोई रिफॉर्म्स लाने का वादा था। दूर दूर तक अभी तक कोई इस्लाहात नज़र नहीं आ रही। कोई पेपर वर्क ही दिखा दें, 2 साल होने को आ गए, वो भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। और किसी सेक्टर में भी, किसी भी फ्रंट पर देख लिया जाए तो कहीं पर इस्लाहात का कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स बड़े तवातुर के साथ तब्दील हो रहे हैं। इसकी वजह आखिर क्या है? इमरान खान साहब को ब्यूरोक्रेट्स अच्छे ईमानदार काम करने वाले मिल नहीं रहे, एक मिलता है और उनके मयार पे पूरा नहीं उतरता तो फिर दूसरा बदल देते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा तब्दीलियां इतनी हायर पोस्ट पर इससे पहले कम ही शायद देखी गई हों। तो ये मामला है क्या? रहमान भाई, आपकी इस पर टेक क्या है? आप इस्लामाबाद होते हैं, क्या आप बात क्या होती है आपकी? कभी ब्यूरोक्रेट से भी होती होगी बातचीत, ये वजह क्या है? ये क्यों नहीं, ये गेट अलॉन्ग क्यों नहीं कर पाते ब्यूरोक्रेट्स के साथ? देखिए, मैं ब्यूरोक्रेट्स वाली भी बात करूंगा, मगर अकबर मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है और वजीर आजम इमरान खान के साथ इस वक्त 2 मामला हैं। एक तो इन्होंने पहले बड़ा वक्त ज़ाया किया, ये जो एहतसाब वाला मामला था, होना तो ये चाहिए था कि एहतसाब वाला मामला चलता रहता, वो जो इदारा है वो उसको चलाता रहता, मगर जो तमाम तर तवानाइयाँ थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं और जो वजीर आजम खुद हैं, वो एहतसाब की तरफ जो है वो उनकी रही, जिसने मेरा ख्याल है कि उनको बहुत बड़ा जो है वो एक जो है वो डिस्ट्रैक्शन ये हुकूमत के लिए रही है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस की राह में हाइल है, वो इस हुकूमत की जो टीम मैदान में जो वजीर आजम ने उतारी है, ऐसा लगता है कि वो टीम जो है उसमें हर खिलाड़ी जो है वो अपना अपना खेल जो है वो पेश कर रहा है। इस टीम के अंदर जो है वो ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है, इनकी आपस के झगड़े हैं, अंदरूनी लड़ाइयां हैं, और बावजूद कोशिश के वजीर आजम उन झगड़ों को खत्म नहीं करा सके। अभी जहांगीर तरीन वाला मामला उठा के देख लें, जहांगीर तरीन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहते हैं कि अगर कोई काम कर सकता था या कोई काम करवा सकता था तो वो जहांगीर तरीन था, मगर अब जहांगीर तरीन जो है वो भी नहीं रहे।
तो ये जो जब फवाद चौधरी ने कहा था कि अंदरूनी लड़ाइयां जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस में जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है, तो मेरा ख्याल है ये जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इलेक्टेबल्स का ग्रुप है, अनइलेक्टेड का ग्रुप है, नजरियाती ग्रुप है, हर सूबे का अपना ग्रुप है, पंजाब का अपना ग्रुप है। तो ये जो ग्रुपिंग है ये ऐसा लगता है कि ये परफॉर्म नहीं करने दे रही और ना ही वजीर आजम इसको खत्म करवा पा रहे हैं। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेट्स की आपने बात की, देखिए ब्यूरोक्रेट्स पर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरी नजर में जो शुरू से जहां से वो मामलात को संभाल नहीं सके वो था कि ब्यूरोक्रेट्स को जब उन्होंने अदम एतमाद उन पर शुरू कर दिया और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से ये कहा जाने लगा कि ये मुस्लिम लीग नून का ब्यूरोक्रेट है, बिल्कुल ठीक, ये पीपल्स पार्टी का ब्यूरोक्रेट है, ये जो है वो हमारा ब्यूरोक्रेट है। बहुत सारे पिछली हुकूमत के अंदर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। देखिए ब्यूरोक्रेट्स तो वही है ना जो पूल आपके पास है, उन्होंने ही काम करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं जो अच्छा काम कर रहे थे, जो शहबाज शरीफ के अंडर थे या जो है वो बाकी जगहों पर थे, उनसे ये कहकर काम नहीं करवाया गया कि ये पिछली हुकूमतों के करीब थे, ये या जो है वो इनकी जो है वो सियासी वाबस्तगी है उनसे। हालांकि जब आप उनसे बात करें तो ब्यूरोक्रेट की जो सियासी वाबस्तगी है वो किसी से नहीं होती और काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतदरीज उन ब्यूरोक्रेट्स को साइडलाइन कर दिया जो काम करने वाले थे, चाहे वो शहबाज शरीफ के करीब थे या नहीं थे, मगर उनमें से बहुत सारों को जो है वो ये लेबल कर दिया गया कि ये मुस्लिम लीग नून के ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन वो रहमान भाई उसमें जो लास्ट एक बड़ा रीशफल हुआ था पंजाब में, वो शहबाज शरीफ वाली टीम सारी यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद जितनी भी शफलिंग होती है वो घूम फिर के ब्यूरोक्रेट्स तो यहाँ इस पोस्ट पर नहीं तो वो किसी और पोस्ट पर, सिर्फ मामला ये हो रहा है कि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा उस पोस्ट को संभालने का। अकबर, यही तो मसला है कि वो जो एतमाद था वो अभी तक बहाल नहीं हो पा रहा। उनमें से बहुत सारे लोगों को हटाया गया, फिर बहुत सारे लोगों को फिर से लाया गया, उनकी कोई शिकायत कर देता है तो फिर से उनको जो है वो हटा दिया जाता है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकसुई के साथ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से अपना जो अप्रोच है वो वाजे नहीं कर सकी। हालांकि होना ये चाहिए था कि उनको काम करने वाले बंदे जो अच्छा काम कर सके उनको तरजीह देनी चाहिए थी, उनको लगाना चाहिए था, उनसे वो परफॉर्म कराते, चाहे वो शहबाज शरीफ के साथ लगे रहे हैं या किसी और के साथ। खरल साहब, आपकी इस पे क्या टेक है? ये ब्यूरोक्रेट्स डर चुके हैं, जैसे इमरान खान कहते थे ये एफबीआर इसने काम ना किया मैं नया एफबीआर बना दूंगा, ब्यूरोक्रेट्स हमारा साथ नहीं दे रहे। फिर उसके बाद ये भी इल्जाम लगे जो रहमान भाई बात कर रहे थे लॉयल्टीज के, कि ये जनाब यहाँ से खबर लीक हो रही है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट से ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ इस वजह से तब्दील हुए कि आप ये इंफॉर्मेशन शहबाज शरीफ को दे रहे थे। ब्यूरोक्रेसी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। आप देखिए 5-6 आईजी आपने तब्दील कर दिए, 5-4 चीफ सेक्रेटरी एक सूबे के अंदर तब्दील हो गए। उसके बाद जिस तरह आपने सेक्रेटरी दाखिला की बात की, अभी भी सेक्रेटरी एनर्जी जो फेडरल है वो कमिश्नर लाहौर 2-3 दफ़ा तब्दील हो चुके हैं। वजह क्या है? जो उस्मान बुज़दार साहब हैं पंजाब के अंदर, वो अपनी टीम लाना चाहते हैं, ख़ास 2-4 लोग हैं, उनके डिज़ायर पे, उनकी ख्वाहिशात पर बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स हो रही हैं। इस तरह फेडरल के अंदर भी सूरत हाल यही सूरत हाल है कि हर जो मिनिस्टर है उसने अपनी मर्जी का बंदा लाने की कोशिश कर रहा है। साहब 2 साल हो गए इतनी तब्दीलियों के मामला ये है कि जो भी ब्यूरोक्रेट, जिस तरह उन्होंने कहा कि जो काम करने वाले हैं उनको लेबल कर दिया गया और जो नाहल नकम्मे नखट्टू थे लेकिन कमाऊ पूत थे उनको अहम पोस्टिंग्स पे लगा दिया। एक वो सीएम साहब नए थे, दूसरे वो नए थे, पैसा तो उन्होंने बना लिया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर पैसे पकड़े गए। बहुत सारी कहानियां पंजाब के अंदर किस किस तरह पोस्टिंग कहाँ की जा रही है। एक दिन के अंदर 60 तबादले, 100 तबादले, 50 तबादले हो रहे हैं और ये कई दफ़ा रीशफलिंग हुई पंजाब के अंदर। उसके पीछे जो मतमा नज़र ये नहीं था कि परफॉर्मेंस और डिलीवरी, वो तो आपने देख ही ली है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट जो है तो वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अब टीम जो आ चुकी है जो ख़ास मिशन पे, उनको जो सीएम जो ऑफिस के अंदर जो तैनात थे उनको अहम ओहदों पे मुख्तलिफ जगह पे तैनात किया गया है। जो आपने कॉन्फिडेंट बंदे हैं उनको मुख्तलिफ अहम ओहदों पे लगाया जा रहा है, उनको कई इजाफी चार्ज भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, जो परफॉर्म करना चाहते हैं, जो डिलीवर करना चाहते हैं, उनको पीटीआई हुकूमत रियासत मदीना में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लिहाजा वो या तो ओएसडी हैं या उनको सूबा बदर कर दिया जाता है या उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। छोटी सी चीज बता दीजिएगा, मैंने नदीम साहब से पूछना है, फिर छोटी सी चीज ये बता दीजिएगा वजह क्या है इसकी? इमरान खान साहब को ये पता नहीं कि ये सब कुछ हो रहा है? यकीनी तौर पे उनको पता होगा। जो हम लोग बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को पता नहीं है, अगर पता नहीं है तो ये उनकी एज ए वजीर आज़म नाअहली है, बिल्कुल है, ठीक है, ये नाअहली है। आपको ख्याल है कि उनको अगर पता है
तो अगर वो एक्शन नहीं ले सकते तो ये भी उनकी नाअहली होगी। बुज़दार साहब के खिलाफ एक्शन नहीं देखिए, ले सकते, अगर हमें किस तरह और possible आपको है? बैठे यहाँ पता लग सकता है तो वज़ीर आज़म के पास तो बहुत सारे बिल्कुल है। सोर्स इंफॉर्मेशन जो उसकी कंफर्मेशन के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं पता कि वहाँ पे जो एक MNA उसने 15 बंदे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में लगवा लिए हैं? क्या वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं पता कि आइस्को के अंदर किस वज़ीर और किस MNA ने बंदे लगवाए हैं? क्या वज़ीर आज़म को ये नहीं पता कि असद उमर साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो उनके इलेक्शन अफेयर्स देखते थे, अली मुगल साहब, जो चाइनी एम्बेसी में ऑफिस सेक्रेटरी थे बाद में, अब अचानक 18 ग्रेड के अंदर उनको मॉनिटरिंग ऑफिसर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर लगा दिया गया मिनिस्ट्री में। 18वें ग्रेड का बंदा, आप देखें CSS करके आप 77वें ग्रेड तक पहुंचती है। ये कौन सा शॉर्टकट है? क्या उनका क्राइटेरिया ये क्या सारी है? गवर्नमेंट्स में होता है सर। और मामला OPS ये है पे- कि हर OPS पे बंदा लगाए अपने जाते हैं बंदे bureaucrat। लगा ये रहा है। शहबाज शरीफ साहब भी ये काम किया करते थे, हर हमेशा से ये बंदा काम अपने था। बंदे लगा रहा है। नदीम साहब, ये ब्रीफ केस माफिया से ब्लैकमेल होना तो समझ आता है, उस्मान बुज़दार साहब से ब्लैकमेलिंग तो नहीं होंगे ना, ब्लैकमेल तो नहीं होंगे इमरान खान साहब? और बुज़दार साहब का क्या मामला है? पूरी दुनिया को, उनकी अपनी पार्टी को नजर आ रहा है कि पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा। उनकी अपनी पार्टी के लोग कह चुके हैं, ये खबरें आई CEC के अंदर कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। वजीर आजम को बिल्कुल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब की उन्हें परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त नजर आ रही है। देखिए, आप कह रहे हैं कि सबको मालूम है पंजाब क्या डिलीवर कर रहा है। मैं ये पूछता हूँ, डिलीवर कौन कर रहा है? इसमें मरकज़ डिलीवर कर रहा है, KPK में डिलीवर हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है क्या डिलीवर? कौन कर रहा है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो डिलीवर कर रहा है, दिन रात मल्टीप्लाई करके कर रहा है, वो है माफियाज़, जो मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज़ हैं, जो हर जगह बैठे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं। और रही बात उस्मान बुज़दार साहब की, ये आप आगे देखेंगे चंद रोज़ के बाद, जो मैंने कहा था -1 का जो फार्मूला था, वो मरकज़ से खिसक के वो लाहौर पहुंच चुका है। वहाँ रास्ते में है, मोटरवे से जा रहा है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि वहाँ से ये आवाज़ आनी शुरू हो जाएंगी। और आप FBR की बात कर रहे थे, FBR पिछले 2 साल में 5 उसके तब्दील कर चुके हैं सरबराह। उसमें अभी जो तब्दीली आई है ना, सिर्फ इस पे फोकस करें आप, बाकी तो वो हो रही हैं, ब्यूरोक्रेटिकली वो चलती रहती हैं। इनसे पहले थे शब्बर जैदी। अच्छा, उनका ये था कि काम नहीं करने दे रहा, बेजा दबाव था उनके ऊपर, फिर वो छुट्टी पे चलेगा। उन्होंने भी कहा था कि कोई खातून प्रेशर बहुत आ गया नहीं करने दे रही। अच्छा, इनकी है, वो कहते थे प्रेशर बहुत आ गया मेरे पे माफियाज का, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ ना। अच्छा, इनकी तैनाती हुई है अप्रैल में। अच्छा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी तो 4 माह भी नहीं हुए हैं। उसके बाद जो इनकी जगह, जो नौशीन जावेद की जगह जावेद गनी को लाए, फिर देखें ना, जहाँ नौशीन जावेद का नाम खत्म हो रहा है, वहाँ जावेद का शुरू हो रहा है, और उन्हें लेकर आए हैं। अच्छा, उनके ऊपर नौशीन जावेद पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। एक ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए बात, इनके ऊपर नहीं है, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 है, कारोबार नहीं हो रहा, मईशत नहीं चल रही, नहीं होगा। चलें, सेट असाइड ना, इसको एक तरफ कर दें अब आप। अच्छा, इनको जावेद को, इनको जो लेकर आए, ये तेरे कस्टम डिवीज़न में थे, ये माहिर हैं। अच्छा, ये तब्दीली हुई क्यों? एक्चुअली टाइमिंग उसको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा का केस था। उनकी जो वाइफ ने अदालत में वीडियो लिंक पे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट शो किए थे, जो बैंक ट्रांजेक्शन थी वो शो की थी, उसके बाद से जस्टिस फाइजा का रेफरेंस था वो मुस्तरद किया गया। लेकिन ये केस FBR को भेजा गया कि 2 माह में इसको क्लियर किया जाए, वेरीफाई की जाए चीज़ें। अगर वो चीज़ें साबित होती हैं, गलत होती हैं, तो एक नया रेफरेंस भी तैयार हो सकता है। लेकिन ये पूरा मामला 100 दिन में मुकम्मल करना होगा, उसके बाद होगा। अच्छा, इस दौरान वजीर कानून जो है हमेशा जब भी पेश होते थे इस्तीफा देके नदीम साहब, वो तो नौशीन जावेद भी कर पेश सकती होते हैं, थी। hearing जावेद करते हैं। गनी साहब की और उसमें कोई स्पेशलिटी तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो वही पूरा कर सकते हैं 100 दिन के अंदर अंदर? तहकीकात ही करनी है ना, सिर्फ आप बुक्स देखनी है ओवरऑल? नहीं, इसमें वो चीज़ें नहीं। तहकीकात किस चीज़ की तहकीकात होंगी? जिस तरह से काम उस राइट डायरेक्शन में उस तरह नहीं हो रहा होगा जिस तरह चाह रहे हैं। तेज़ी चाहिए इस वक्त। देखिए, 2 माह का वक्त है टोटल। और आप ये भी देखिए, जो मैं कह रहा हूँ, वज़ीर कानून ने अभी तो ओथ नहीं लिया, ठीक है, बैक एंड पे सारी तैयारियां चल रही हैं, तो वो इस जानिब पे अगर वो अहल नहीं थी, बात ये होती है कि किसने लगाया था, फिर वजह कोई भी नहीं बताई उन्होंने। एब्सोल्युटली आपकी बात दुरुस्त है। उनको हटाने की वजह नहीं बताई गई, बल्कि क्वार्टरली टारगेट्स जो थे वो उससे ज्यादा उन्होंने मीट कर लिए हुए थे FBR ने, उसके बावजूद उन्हें हटा दिया गया। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक से वापस। तो हुकूमत की तो हमने काफी बात कर ली है, नून लीग की कुछ बात करनी है। जज अरशद मलिक साहब को जिस दिन नौकरी से बर्खास्त किया गया, उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने बड़े जबरदस्त बयानात दिए, ट्वीट्स हुए और बड़ा खुशी का इजहार किया गया। लेकिन उसके बाद अचानक एक खामोशी आ गई अगले दिन के बाद से। ये मामला क्या है? इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। रहमान भाई, ये अचानक अरशद मलिक साहब की जब बरतरफी हुई उसके बाद पहले दिन तो काफ़ी सारी ट्वीट्स आई, बयानात आए, उसके बाद ये अच्छा खासा बड़ा मामला लग रहा था। ये क्यों अचानक नून लीग खामोश हो गई है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसमें दो तरह के मामलात हैं और वो दोनों तरह के मामलात के लिए दो मुख्तलिफ तरह के लीडर जो हैं वो सामने आते हैं। और अभी आपको जैसे कि मालूम है कि ये जब वीडियो आई थी तो उस वक्त भी जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ वो कोई इसके हक में नहीं थे और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खामोश बैठे रहे। मरियम नवाज जो है वो अभी उनको वो खामोश भी हैं, उनके ऊपर फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है, वो सामने नहीं आ रही, उनके केसेस भी कानूनी मामलात भी चल रहे हैं, तो वो अभी इस पर जो है वो बात पब्लिकली जो है वो नहीं करी। लेकिन हमारी कुछ जो बात हुई मुस्लिम लीग नून के लोगों से तो वो उनका ये कहना था कि वो कानूनी तौर पर तो इस केस को जो है वो इस मामले को जो है वो अदालत के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां साहब की जो जमानत वाला मामला है वहां पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा जो है वो अगर मरियम नवाज अभी बाहर निकले या मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई और इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो ऐसा होना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग नून में जो मुतहरिक जो है वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ही मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। मियां साहब का या मरियम नवाज का उसके अंदर जो है वो बहुत कम अमल दखल है, वो बैक स्टेज में जरूर मौजूद हैं लेकिन वो उस तरह से जो है वो सामने नहीं आ रहे। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी इस मामले पर राय जो है वो मरियम नवाज से और बाकी जो पार्टी के अंदर जो कुछ लोग इसकी हिमायत में हैं उनसे मुख्तलिफ है। इसलिए आपको आने वाले दिनों में भी इस पर बहुत कम बात होती नजर आएगी। अलबत्ता जो अपील है मियां साहब की अल अजीजिया के हवाले से उसमें जो है वो ये मामला जरूर जाएगा। नदीम साहब, आपकी इस पे क्या राय है कि सियासी तौर पे कोई माइलेज मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इससे? ये जज अरशद मलिक को जो बरतरफ किया गया, विंडिकेट होंगे कोई नवाज शरीफ साहब या फिर ये जो PMLN का जो बयानिया था उसे तकवीयत मिली है? देखिए, बयानिए तो हर जमात के तब्दील होते रहे वक्त के साथ साथ, यानी कि नज़रिया ज़रूरत के तहत सभी चल रहे हैं। और नून लीग में बेसिकली तो इस वक्त 3 ग्रुप काम कर रहे हैं ना। एक तो शहबाज शरीफ का ग्रुप है और फिर एक इनका अपना शाहिद खाकान अब्बासी का है और तीसरा लंदन में एक ग्रुप है। तो ये इस तरह से खींचा तानी जो इनकी चल रही है आपस में, क्योंकि हर किसी की कोशिश हर किसी की ख्वाहिश है कि उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं कि आगे चांस उनका हो। अगर आप देखें पूरे सिनारियो में शहबाज शरीफ खामोश हैं, खाकान अब्बासी हैं। खाकान अब्बासी को भी इनकी अपनी जो पार्टी के अंदर कितने लोग हैं वो लाइक नहीं करते, वो समझते हैं कि उनका हक मारा जा रहा है। तो इनकी खींचातानी की पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर भी चल रही है। अच्छा, फिर रही बात पूरे ओवरऑल अगर अपोजिशन का आप देखें और पिछले 3 जो अदवार गुजरे 5-5 साल के, इवन मुशर्रफ दौर का भी आप शामिल करें, फिर पीपल्स पार्टी और इनके दौर शामिल करें अगर आप, तो तमाम देखें 5-5 साल पूरे किए सब ने। तो एक ये बैक एंड के ऊपर मैं कह सकता हूँ ऐसा ये यानी कि कंट्रोल डेमोक्रेसी तर्ज की जो सिलसिला वो चल रहा है कि 5 साल इसी तरह से शोर मचता रहेगा, कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और मामलात इसी तरह से ये चलते रहेंगे। जो एक्चुअल जो लोग हैं जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही है जमहूरियत में, तो ये होता है अवाम के अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम के वोट से आते हैं और अवाम की बेहतरी के लिए उनको काम करना पड़ता है। लेकिन हर अदवार में आप देख लें उस तरह से अवाम ही पीछे हैं और आज भी उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि वो मालूम नहीं कि कहाँ जाएगा। और तो यहाँ पे ये भी बातें हो रही हैं कि जो टनल के पार कहते हैं कि एक लाइट जल रही होती है कि उस आसरे पे, उस उम्मीद पर इंसान चला जा रहा होता है, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ मजदूद हो चुकी है। तो ये अपोजिशन, आप ये कह सकते हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट का ये एक पैक्ट हुआ है कि इसी तरह शोर वहाँ से मचता रहेगा, उनके यहाँ भी उतार चढ़ाव आता रहेगा। वो इसीलिए पार्टियों के अंदर भी अपना अपना कद हर कोई ऊंचा कर रहा है, वो एड़ी के बल खड़े हो रहे हैं ताकि वो कहते हैं कि टनल के एंड पे जो लाइट है वो एक ट्रेन है जो सामने से आ रही है। पाकिस्तान का तो मामला ये हुआ है। असद करल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो रहमान भाई भी बात कर रहे थे, नदीम साहब भी बात कर रहे थे, उस तरह से इस मामले को उस कैपिटलाइज करते उस पर नजर नहीं आए और आगे भी शायद ना आए। लेकिन ये जो PTI की तरफ से कहा जा रहा है, जो शहजाद अकबर साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बैकफायर करेगा सब मामला, इससे तो मरियम नवाज के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी, ऐसा कुछ होगा? देखिए, नून लीग वाले मेरा ख्याल थोड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं। पनामा के अंदर भी उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम कर में बाद में बड़ा पछताना पड़ा। फिर अभी जस्टिस फायज ईसा के केस के अंदर बाज़ वकला ने मिठाइयाँ तकसीम की, उसके बाद वो शर्मिंदा से फिर रहे थे। अब इसके अंदर भी मरियम साहबा वैसे तो साइलेंट है,
फिर वही मामला है कि इस सारे मामले के अंदर मरियम साहब शुरू से लेकर लीड कर रही थी, वीडियो ख़रीदनी, वीडियो दे के भिजवानी, जज साहब को ब्लैकमेल करना और शहबाज शरीफ को साथ ज़बरदस्ती बिठाना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, वो सारे मामले के अंदर लीड रोल था मरियम साहबा का। जो ये फैसला आया, मरियम साहबा का बयान आ गया जी, दाग धुल गया। अच्छा कैसी बात है, मुझे तो ईरान, मैं इस यानी दागी उस जज को, सर्विंग सिटिंग जज को दागी भी आप खुद कर रहे हैं और ये भी उल्टा आप कह रहे हैं कि दाग धुल गया। जस्टिस क्यूम को आपने दागी किया, इस जज को पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये नहीं हुआ है कि एक मुजरम जो है उसके सामने वो पेश होता है, जज उसको पेश किया जाता है, इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है, उसकी अपनी जो कमज़ोरियाँ थी। फिर उसके बाद मुजरम जो है उसके बेटा जो मुलज़म है उसके सामने जाके वो सऊदी अरब में 2 दफ़ा जाके वहाँ पे उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो अब मुझे ये बताएं कि उसको दागी किया किसने है? वो तो आपने दागी किया है, उसका दाग आपने लगाया है, दाग धुलना उसका क्या था? और उसके अंदर भी मामला ये है इसका कोई डैमेज होगा। अच्छा, और फिर इसके ऊपर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाली कि जनाब देखे जी आप नवाज शरीफ साहब उनका तो केस खत्म नहीं, तो ये जो शहजाद अकबर साहब वाला है, खलल साहब, शहजाद अकबर साहब वाला भी सिर्फ नैरेटिव ही है ना, वो कौन सा कोई प्रैक्टिकली कुछ होने वाला है? एक में सजा उस जज ने दी, वो 14 साल से 7 साल दी उसने, एक में उसने बरी किया। अगर केस खत्म होंगे तो दोनों खत्म होंगे, यानी केस इस तरह खत्म, ये तो एक इंतजामी फैसला है, तो हो गया। जज के खिलाफ जो एक्शन हुआ है, अकबर साहब कहते हैं कि मरियम के खिलाफ एक्शन होगा, जो वो भी सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है। नहीं, जज के खिलाफ जो एक्शन हुआ वो एक इंतजामी कमेटी का फैसला है और उनको नौकरी से बरतरफ किया गया है। जो नवाज शरीफ साहब के फैसले हैं वो एक अदालत के फैसले हैं। अदालत के फैसलों को इस तरह इंतजामी कमेटी खत्म नहीं कर सकती, ना इंतजामी कमेटी के पास ये मैंडेट था। उन्होंने जज के ऊपर, उसके मिसकंडक्ट के ऊपर, उसके गैर अखलाकी जो रवैया था, जो उसकी मतलब सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं तो शहजाद अकबर साहब की बात कर रहा हूं। कि नून लीग कहती है ये जाए, इत्तेजाज साहब बार बार कहते हैं कि इनके पास अगर वो कहते हैं मैं अगर क्लाइंट मेरा होता तो मेरे पास इस तरह की चीजें आती तो मैं तो भाग के अदालत में जाता। तो इन्होंने आज तक वो जो चीजें सारी हैं वो पेश नहीं की। शहजाद अकबर साहब जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है कि आपने जज के ऊपर तो फैसला कर दिया, लेकिन उस जज को जिन्होंने ब्लैकमेल किया, जिन्होंने कार सरकार मुदाखलत बनती है, जिन्होंने उस जज को मजबूर कोई नहीं है खरल साहब, उसका प्रूफ कोई नहीं है। जज साहब का तो एफिडेविट जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ कोर्ट में। देखिए तो नून लीग जो है वो अगर ये कहती है कि खुद से तो नहीं, ये अगर उसने समझते हैं कि जज का किरदार जो है उसमें डुबियस है, तो ये सारी चीजें फिर उसको कोर्ट में लेके जानी पड़ेंगी। कोर्ट में अपील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां पर जाकर फैसला होगा, करेंगे और उसमें फिर दोनों केसों का फैसला हो गया। जो अगर वो करेंगे केस बाबर अवान साहब का भी हो जाए ना, सजा हुई है तो फिर हुकूमत की तरफ से आ जाएगा, ये नैब की तरफ से जो बरी हुए हैं उसका भी फैसला बिल्कुल ठीक है। रहमान भाई क्लोजिंग रिमार्क्स इस पे आपका क्या ख्याल है कि जो खरल साहब बात कर रहे हैं, यहाँ से तो सिर्फ स्टेटमेंट है, शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी सिर्फ हवाई फायर ही किया गया। मेरा ख्याल है असद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा जब ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट के पास गया था तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक नोट लिखा था। उन्होंने कहा था कि पहले जब तक इस वीडियो के हवाले से फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो अभी इसको जो है वो नहीं देख सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और फिर उसके बाद जो है वो अभी जो मिसकॉन्डक्ट का ये जो फैसला आया, देखिए जज अरशद मलिक ने जो मिसकॉन्डक्ट था, रहमान भाई वो नासिर भट्ट ने वहां से फोरेंसिक करा के लाहौर हाई कोर्ट को वो फोरेंसिक रिपोर्ट जमा करा दी ना। देखिए जो मिसकॉन्डक्ट का मामला था वो तो जज साहब ने खुद मान लिया था जब उन्होंने अपने बयान हल्फी में कहा कि मैंने मुलाकातें की हैं। तो मिसकॉन्डक्ट अब सब इंतजामी ने, जो इंतजामी कमेटी है उसने क्या इस मिसकॉन्डक्ट पर उनको बरतरफ किया है या जो है वो जो उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर जो बातें की थी उस पर किया है, ये भी अभी देखना होगा कि इस फैसले की क्या वजूहात आती है। और इस तरह से मैंने कहा कि ये एक सब जुडिस मैटर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब ये मुस्लिम लीग नून मामला जो है वो ले जाने के इरादा रखती है। मेरा ख्याल है कि उन्हें एक मरतबा फिर से इसे अपील का ही हिस्सा बनाना होगा, तो तभी इस बात का फैसला होगा कि ये वीडियो का इस केस पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दीजिए। ये जो रहमान भाई बात कर रहे हैं, PMLN ये करेगी या नहीं करेगी, इसको बाकायदा उस अपील का हिस्सा बनाएगी या नहीं बनाएगी? देखिए जिस तरह से कह रहे हैं कि सबजुडिस अदालत में केस है अभी, इसके ऊपर कोई रायदनी नहीं कर सकता, उसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि जो भी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं वो हुकूमती वज़रा की जानिब से हों या अपोजिशन की जानिब से, उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। वो भी नहीं होनी चाहिए कि जो मामला वहाँ पे चल रहा है उसी तरह होना चाहिए। अब तक की जो सूरत-ए-हाल है वो नजर नहीं आती। सॉरी टू इंटरप्ट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर। नदीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहमान
खान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, असद खरल साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नाजरीन। अल्लाह हाफिज।